हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एएसओ की जो वैकेंसी थी, ठीक है, एएसओ की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। पहले था 929 पोस्ट, अब उसमें क्या किया 600 समथिंग पोस्ट जोड़ करके टोटल क्या किया आपका 565 पोस्ट आपके टोटल वैकेंसी निकली है, जो कि आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका जो ये सीट बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने फॉर्म भर ही लिया होगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप इसकी तैयारी कर लीजिए। आपने सिलेबस देख लिया होगा, आप इसका सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है इसका नंबर की अगर बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर है, तो अगर इसमें नंबर वाइज देखें कि कितने नंबर किस सब्जेक्ट के लिए है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्टैटिक्स का पार्ट है, ठीक है, जो स्टैटिक्स का पार्ट है वो आपका 65 नंबर का है जी, ठीक है। उसके बाद यूपी जीके जो है वो आपका 20 नंबर का, और कंप्यूटर जो है वो आपका 15 नंबर का आना है, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम, ठीक है, यानी कि आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। यदि आपका स्टेट में अगर देखा जाए तो स्टेट में 65 नंबर एक बहुत बड़ा पोर्शन है। साथ में यूपी जी के, अगर आप कोई भी यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये यूपी जी के तैयार होगा, और साथ ही साथ ये कंप्यूटर का 15 नंबर भी आपने तैयार कर रखा होगा। तो अगर यूपी जी के और कंप्यूटर का खाली देख ले तो ये 35 नंबर आपका हो जाता है। तो असली जो रैंक होगा, असली जो ये पासिंग नंबर होगा ना, ये डिसाइड करेगा 35 नंबर, क्योंकि मैथ और स्टैटिक्स वाले तो ये अपना पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन उनका यूपी जी के और कंप्यूटर में मामला फंसेगा। तो आप लोग तैयारी करिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स का पार्ट, ठीक है, स्टैटिक्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपने सिलेबस देख लिया होगा, और आज हम लोग स्टैटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे स्टार्ट करने चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में पहले समझेंगे कि स्टैट का जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है उसका परिभाषा देखेंगे, और जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जितने भी स्टैटिक्स के साइंटिस्ट थे उनके बारे में देखेंगे कि उनकी क्या विचारधारा थी, और साथ ही साथ और उसके साथ हम देखेंगे कि जो नॉर्मल इसका इंट्रो है, ठीक है, इंट्रो वाला पार्ट हम देखेंगे कि इंट्रो में हम क्या क्या स्टैटिक्स क्या होता है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ठीक है, कार्य क्षेत्र समझेंगे, और इसकी क्या लिमिटेशंस है, ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, और ये मैथ से कैसे अलग है, ठीक है, मैथ से कैसे अलग है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टैटिक्स में आप ये मत ना समझिए, स्टैटिक्स में खाली आप ये मत समझिए कि स्टैट्स में खाली बस आपको स्टैट ही पढ़ना है। आप देखिए स्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं, स्टैटिक्स की जब बात करते हैं तो इसमें आपको 3 पोर्शन देखने को मिलेगा। पहला पोर्शन ये होगा कि आपका इसमें स्टैट है, दूसरा पोर्शन होगा इकोनॉमिक्स भी है इसमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है, और तीसरा पोर्शन जो होगा वो इसमें आपका मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है, मैथमेटिक्स भी देखने को मिलेगा आपको। तो हम तीनों को कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले चलिए स्टैटिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं स्टैटिक्स का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया स्टैटिक्स की परिभाषा, यानी कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका डेफिनेशन क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो यहाँ देखिए आपका दिया है कि स्टैटिक्स, एक मिनट, चलिए देखिए, ये दिया है स्टैटिक्स वह शाखा है, ठीक है, जो डाटा यानी कि जितने भी आंकड़े हैं उनका कलेक्शन का काम करता है, ठीक है,
कलेक्शन का काम करता है। उस डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। और जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तब हम उसको एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस में क्या करते हैं कि कौन डाटा, ठीक है, यानी मान लीजिए कि अगर हम किसी गांव में किसी किसान का, यानी कि गांव में किसान के समूह का हम एक डाटा लेते हैं, जैसे कि किसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है, उस हम डाटा को पहले क्या करते हैं, कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान कितने थे, ठीक है, और उसके 1 हेक्टेयर के ऊपर वाले किसान कितने थे, कितने ऐसे किसान थे जिनका कि 5 हेक्टेयर के ऊपर है। तो ये हम उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम अब फिर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रिटेशन यानी उसकी व्याख्या करते हैं। तो आप देखिए कि स्टैटिक जो है, पूरे स्टैटिक्स वो संग्रह यानी कि कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से संबंधित होता है। तो आप, आई होप कि आपको ये इसका परिभाषा समझ में आओगे, इसका मतलब क्या, और इसके परिभाषा में ही सारा इसका सिलेबस है। इसके परिभाषा में ही इसका सारा सिलेबस छुपा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो इसका परिभाषा समझ गया वो समझ जाएगा कि स्टैटिक्स में हमें पढ़ना ही क्या, इतना ही पढ़ना है भाई साहब। तो अगर एक सामान्य परिभाषा देखें तो क्या है, स्टैटिक्स वह विज्ञान है जो डेटा के कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन से संबंधित होता है। ये नॉर्मल इसका डेफिनेशन हो गया। और अगर इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो टेक्निकल यानी सांख्यिकी की भाषा में अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन न्यूमेरिकल डाटा, यानी न्यूमेरिकल डाटा में हम चीज़ों को बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये इसका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अब क्या है, व्हाट इज स्टैटिक्स, ठीक है। आपको एक पेज में ये पूरा दिखा देगा कि स्टैटिक्स में हम करते क्या, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 देखिए क्या है, नंबर 1 है इसका डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब आप देख रहे होंगे इमेज में कि हम इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी कि हम सूचना, यानी जो भी डाटा है हम उसे कलेक्ट करते हैं। पहला काम होता है स्टैटिक्स का, सबसे प्रथम चरण होता है स्टैटिक्स का कि आप डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब डाटा में बहुत कुछ हो सकता है, किसी गांव का एज हो सकता है सभी बुजुर्गों का, ठीक है, किसी गांव में ज़मीन का कितने हिस्सेदारी वो हम ले सकते हैं, किसी गांव में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है वो हम डाटा, कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये होता है डाटा कलेक्शन। उसके बाद दूसरे पोर्शन पे देखिए चलते हैं। दूसरा पोर्शन है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसका अब हम पैटर्न बनाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसे अरेंज करेंगे कोई सिस्टमैटिक वे में जिससे कि उसको पढ़ा जा सके। तो अगर हम डिस्क्राइब करेंगे पैटर्न, अगर हम उसको डिस्क्राइब कर लेंगे तो उसके बाद उसमें देखते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना कि क्या हो सकता है यदि हम किसी चीज़ का दाम अगर घटाएं तो उसके डिमांड पे, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में हम हाइपोथेसिस करते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा ये है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ऐसे में देखिए आप दिया होगा कि यहाँ मेकिंग सेंस ऑफ रिजल्ट, कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। जैसे कि अगर हमने किसी चीज़ का दाम बढ़ाया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या डिमांड हमारा बढ़ जाएगा, क्या हमारा डिमांड कम हो जाएगा, इस चीज़ का हम पहले से क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस ले लेते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई रिलेशनशिप। उसके बाद हम रिलेशनशिप में आइडेंटिफाई करते कैसे, अगर हम देखते हैं कि प्राइस अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ का हमने प्राइस बढ़ाया तो उसके डिमांड में कितना कमी होगा, कितना कमी होगा, उस रिलेशन का हम क्या करते हैं, उस रिलेशन को हम ज्ञात करते हैं। तीसरा है प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम, और ये भी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या फ्यूचर में इसका आउटकम क्या होगा। अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं किसी भी चीज़ का तो उसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ का हम क्या करते हैं, प्रेडिक्टिंग करते हैं। फिर चौथे नंबर और लास्ट आता है प्रेजेंटेशन। जब हम इस चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये जो आइडेंटिफाई रिलेशनशिप, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स, मेकिंग सेंस ऑफ रिजल्ट क्या होगा, ये जब हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम दिखाते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पाई चार्ट के द्वारा, ठीक है, और ये जो कि विभिन्न तरीक़ों से आप क्या करते हैं, आप दिखाते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं सभी के सामने। कोई भी आयोग होगा
या कोई अधिकारी के सामने या अपने ऑफिस में, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो इसमें कहता है कम्युनिकेटिंग इनसाइड, हम उसके अंदर हो क्या रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, पूरा उसका विजुअलाइजेशन करते हैं कि देखिए इस तरीके से देखिए कि हमारी कंपनी को इतने दिन में अगर हम प्राइस बढ़ा रहे तो हमारी कंपनी को इतने दिन में ये घाटा होगा, इस तरह का विजुअलाइजेशन किया जाता है। और साथ ही साथ इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई अब इस हिसाब से हम अब अपना जो कि डिसीजन लेंगे, कंपनी अपना डिसीजन लेती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्टैटिक्स का पर्पज़ क्या होता है। स्टैटिक्स का पर्पज़ है रिड्यूसिंग रिस्क। हम स्टैटिक्स का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम अपने रिस्क यानी कि जो भी खतरे हैं उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक्स से दूसरा काम है स्टैट का कि मेकिंग प्रेडिक्शन, ठीक है। हम प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि क्या ये काम करने से इसमें क्या हमें फ़ायदा होगा और कब तक फ़ायदा होगा, ये चीज़ हम टू अंडरस्टैंड एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन यूजिंग डाटा। हम डाटा के आधार पर ये सारा जो कि हम काम कर पाते हैं, यानी कि अपने नुकसान को कम करना और प्रेडिक्टिंग करना, ये सब काम होता है स्टैटिक्स में अंदर है। और स्टैटिक्स का एक और है की कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टैटिक्स का की कॉन्सेप्ट ये है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम चीज़ों का यानी अपने इनपुट्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें कि उससे अधिक से अधिक लाभ कमा सके और कम से कम इनपुट लगाएं अपने कंपनी में, ठीक है। इसका की कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन का मतलब वो पॉपुलेशन अपना मत समझिएगा, पॉपुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे सैंपल लेना, पॉपुलेशन से सैंपल लेना, ठीक है। तो ये किसी प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ठीक है, या किसी इंसानों में भी हम सैंपल लेते हैं कोई भी जांच करने के लिए, वो होता है। तो इसका की कंसेप्ट ये है हम किसके थ्रू ये सब प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो इसमें कुछ की कंसेप्ट है जैसे कि मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा हम ये पूरे स्टैटिक्स के जो कि ऑपरेशन को, ठीक है, ऑपरेशन को अंजाम देते हैं इसी की कंसेप्ट के द्वारा, ठीक है। तो आपने स्टैटिक्स से क्या समझा? स्टैटिक्स द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा, ठीक है। आई होप कि आपको स्टैटिक्स का एक मूलभूत, एक बेसिक ढांचा समझ में आ गया होगा कि क्या है स्टैटिक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके कुछ साइंटिस्ट हैं कि इन्होंने स्टैटिक्स से जुड़े जो भी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी आपको आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई कंफर्म नहीं है, कहीं कोई वो नहीं दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे लोग, ठीक है। तो आपको सारा अपना सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। तो देखिए क्रॉटन और काउडेन की डेफिनेशन है कि स्टैटिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरल डाटा। ये कह रहे हैं कि न्यूमेरल डाटा का हम कलेक्शन करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये तो आप लोग को मैंने बता ही दिया कि कलेक्शन क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या है और इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं स्टैटिक्स में, उसी स्टेप के थ्रू ही हम अपना जो ऑपरेशन सारा सक्सेसफुल करते हैं। कैसे? स्टेप में देखिए पहला दिया है कि कलेक्शन मतलब डेटा एकत्र करना, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। कोई भी आपको अगर परिणाम चाहिए, रिसर्च का भी पहला स्टेप है डेटा कलेक्ट करना। दूसरा काम है, अगर आपने डेटा कलेक्ट कर दिया है तो उसको फिर क्लासिफिकेशन करिए, क्लासिफिकेशन के बाद फिर उसको प्रेजेंट करिए, यानी डेटा को व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। आप उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे, जैसे कि उस डेटा को अरेंज करेंगे कैसे वे में, ठीक है। अरेंज करने के बाद अब आंकड़ों का अध्ययन करेंगे। आंकड़ों का अध्ययन का मतलब वो जो आपने डेटा लिया था उसका आप स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद फिर उसे क्या करिए, कहीं भी आपको जहाँ प्रेजेंट करना है उसको प्रेजेंटेशन करिए, ठीक है, या इंटरप्रिटेशन करिए, निष्कर्ष निकालिए कि क्या इसका निष्कर्ष होगा। यही है स्टैटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद सैक्रिस्ट की डेफिनेशन है, एक दूसरे साइंटिस्ट है सैक्रिस्ट, उनका डेफिनेशन है स्टैटिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काउजेज, न्यूमेरल एक्सप्रेस्ड कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर। यानी सांख्यिकी वो तथ्यों का समूह है जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण तो जो प्रभावित हो सकता है आपको डाटा जो मिला है वो डाटा ही कुछ रॉन्ग हो, पार्शियल हो,
तो वो कई कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कोई भी घटना हो उसे आपको न्यूमेरल फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, उसके बाद व्यवस्थित तरीके से एकत्र किया जाता है और एक दूसरे के संबंध में रखा जाता है, यानी कि एक दूसरे से संबंध दिखा जाता है कि क्या इससे रिलेटेड है। पता चले कि अगर हम कह दें कि हाँ भाई, जो कि किसी भी अगर, अच्छा ये आप ये बताइए, जैसे मैं आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ कि आप बताइए, हम कहें कि देखो किसी का हाइट बढ़ने से, ठीक है, किसी का हाइट बढ़ने से उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, तो आप बताइए कि क्या ये कहीं से रिलेटेड है कि किसी के हाइट बढ़ने से या उम्र बढ़ने से खूबसूरत हो जा रहा है? इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो यहाँ पे क्या है, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा डाटा हो जिससे एक दूसरे से रिलेशन बने, उसे ही स्टैटिक्स में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्टैटिक्स में अपना योगदान दिया है। ठीक है, अब वो स्टैटिक्स में क्या योगदान दिया है वो हम पढ़ेंगे। सन 1890 से 1962 तक सर रोनाल्ड फिशर थे। सर रोनाल्ड फिशर को ही फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि एक ऐसे इंग्लिश पॉलीमैथ हु ट्रांसफॉर्म्ड स्टैटिक्स इनटू अ राइगोरस mathematical discipline. He introduced fundamental concept like analysis of variance, ANOVA जिसे कहते हैं, maximum likelihood estimation and the design of experiment. इन्होंने देखो, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन दिया था सबसे पहले, और इनका सबसे बड़ा योगदान है ANOVA यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, को शॉर्टकट में बोलते हैं ANOVA। तो एनोवा में ही इनके योगदान के कारण इनको, यानी सर रोनाल्ड फिशर को फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फादर ऑफ स्टैटिक्स पूछेगा आपसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक। फादर ऑफ स्टैटिक्स किसे कहा जाता है, सर रोनाल्ड फिशर को। आप बस इतना याद रखिए, फिशर। ठीक है, फिशर को क्या होता है, फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं इनको, ये वो आदमी है जो भारत में स्टैटिक्स को एक नया पहचान दिया, इंट्रोड्यूस करवाया। इनका नाम है पीसी महालनोबिस। ठीक है, इनका नाम है पीसी, शॉर्टकट में याद रखिए, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस यानी कि प्रशांता चंद महालनोबिस 1893 से 1972 तक इनका था। वाइडली सेलिब्रेटेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स। इसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स कौन है, तो आपके कौन है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स माना जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ही फाउंडेड द इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ISI एंड डेवलप द महालनोबिस डिस्टेंस। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दिया था महालनोबिस डिस्टेंस, अ क्रिटिकल मेजर इन द मल्टीवेराइटेड स्टैटिक्स। ठीक है, इन्होंने, ये फाउंडर रहे हैं। ठीक है, ये फाउंडर रहे हैं, फाउंडर है किसका, ISI यानी इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट का। और इन्होंने जो हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना आई थी, पंचवर्षीय योजना में इन्होंने इसमें भी अपना योगदान दिया है महालनोबिस ने। ये आपके लिए मतलब ASO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार लगा लीजिए इस पे कि आपसे इसमें तो जरूर पूछ सकता है। फिर तीसरे नंबर पे देखिए, तीसरे नंबर पे है गॉटफ्राइड। ठीक है, गॉटफ्राइड एरिक्वेल। इन्होंने क्या किया था, ऑफन कॉल द फादर ऑफ स्टैटिक्स इन अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बिकॉज क्वाइंट टर्म स्टैटिक्स। यानी कि अब ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने कुछ ऐसा फालतू नहीं रखा है, इन्होंने क्वाइंट किया था। जो स्टैटिक्स आप बोल रहे हैं ना आज, स्टैटिक्स
इस शब्द को इन्होंने गढ़ा था। इस शब्द को गढ़ने वाले का नाम क्या है? गॉटफ्राइड एकेनवेल। ठीक है, यह गॉटफ्राइड याद रखिए आप। ठीक है, इन्होंने स्टैटिक्स दिया था जो ओरिजिनली इसका जो ओरिजिनली यानी कि ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे स्टैटिस्टिक इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, 1749 में इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था साइंस ऑफ स्टेट, यानी कि ये राज्य का क्या है? राज्य का विज्ञान है। ये इन्होंने कहा था कि साइंस ऑफ स्टेट है, कोई भी स्टेट का। अब चौथे नंबर पे चलिए देखते हैं हम। चौथे नंबर पे हमारे हैं सबसे फेमस आदमी कार्ल पियर्सन। आप पूरे स्टैटिक्स में आप इन्हें पढ़ेंगे, पूरे स्टैटिक्स में आप इन्हें पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन को नाम सुन लीजिए, आगे बहुत काम देने वाला है। समटाइम्स रेफर टू एज अ फादर ऑफ मॉडर्न डिसिप्लिन ऑफ फाउंडिंग वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कि इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिक्स कहा जाता है कि और इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में, एंड डेवलपिंग कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। यही आप पढ़ेंगे, ये कोरिलेशन कोफिशिएंट में ही इनको आप पढ़ेंगे। ठीक है, कोरिलेशन वाले चैप्टर पे। और काई स्क्वायर टेस्ट भी इन्होंने ही दिया था। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, पॉइंट हर एक का नोट बनाते चलिए आप। ऐसे सुनने से नहीं होने वाला, आपको नोट्स बनाने होंगे अपने। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगर इसमें डाउट हो कमेंट करिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए ये एक ऐसा ये पूरा पेज आप देख रहे हो ना, कि इसमें साइंटिस्ट और साथ में साथ उसका योगदान क्या था वो यहाँ पे आपको एक पेज में मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी है द ग्रेट साइंटिस्ट, द ग्रेट स्टैटिशियन एंड देयर कंट्रीब्यूशन। एक ही पेज पे आपका सबका कंट्रीब्यूशन, और बड़े बड़े जो जैकब बर्नौली हो, चाहे फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो, कार्ल पियर्सन हो, ठीक है, इन सभी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया स्टैटिक्स में। तो ये भी हम देखेंगे क्या है। जैकब बर्नौली जो थे, आपने सुना होगा बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट दिया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट दिया था, और साथ ही साथ इन्हें प्रोबेबिलिटी लॉ ऑफ लार्ज नंबर यानी प्रोबेबिलिटी के फादर कहा जाता है इन्हें, जैकब बर्नौली को। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ट्रांसफॉर्म्ड पब्लिक हेल्थ एंड विथ डाटा विजुअलाइजेशन, इसको डाटा विजुअलाइजेशन के द्वारा पब्लिक हेल्थ को दिखाया था। ठीक है, कि कितने मोर्टेलिटी कॉज है, यानी कि मातृत्व डेथ कितने हो रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल का डाटा कितना है, सबसे पहले इन्होंने एक विजुअलाइजेशन के द्वारा दिखाया था। तो इनका भी योगदान है। जितने भी आप पाई चार्ट वगैरह देख रहे हो ना आज स्टैट में, इन्होंने सबसे पहले योगदान दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको कहीं न कहीं एग्जाम में डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब कार्ल पियर्सन का नाम आपने सुन ही रखा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट इन्होंने दिया था। ठीक है, और काई स्क्वायर टेस्ट भी है। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट का यहाँ फार्मूला भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, और कोरिलेशन भी इन्होंने दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोनाल्ड फिशर है। ठीक है, फिशर से आपको जानते हैं फादर ऑफ स्टैटिक्स इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ स्टैटिक्स इन्हें कहा जाता है। इन्होंने एनोवा टेबल दिया था। देखिए यहाँ पे एनोवा टेबल है। ठीक है, आपको ये सारा पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, एग्रो रिवॉल्यूशन ऑफिशियल व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, आपको ये सारा मिल जाएगा। आप इससे बस देख लिया करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कि एनोवा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किसने दिया था, तो रोनाल्ड फिशर ने। इसी के लिए इनको फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए विलियम सीली गॉसेट का भी नाम आप सुनेंगे स्टैटिक्स में। इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है टी डिस्ट्रीब्यूशन, या जब सैंपलिंग की बात होती है ना, यानी कि जब सैंपलिंग आप देखेंगे, सैंपलिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो इनका आप नाम देखेंगे। ठीक है, गॉसेट के नाम से याद रखिए इन्हें अभी तत्काल में। और पीसी महालनोबिस को आप जानते ही हैं, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक। ठीक है, इन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस दिया था। ठीक है, ये इनका फार्मूला है डी स्क्वायर। ठीक है, और 5 ईयर प्लान में देखिए यहाँ मैंने कहा था ना, ये देखिए 5 ईयर प्लान्स भी इन्होंने बनाए थे और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इनका। तो पीसी महालनोबिस क्रिएटेड महालनोबिस डिस्टेंस एंड प्लान्ड नेशनल इकोनॉमी। इनको भारत का इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है भाई।
मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अगर हम स्टैटिक्स की बात करें, कि कहते हैं कि स्टैटिक्स का जो है, अब सिंगुलर डेफिनेशन अगर कहना चाहिए एक शब्द में तो क्या होगा, तो सिंगुलर इसका सेंस जो बनता है एक वचन में, तो इसको हम कहते हैं ये साइंस है। ठीक है, साइंस के रूप में इसे जाना जाता है। अगर प्लूरल सेंस में देखें तो ये क्या है, न्यूमेरिकल डाटा यानी आंकड़ों पे बात करता है। अगर हम इसे एक वचन से जानना चाहें तो ये साइंस है, और अगर बहुवचन में हम बात करें तो स्टैटिक्स यानी न्यूमेरिकल डाटा है। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हमने एक परिभाषा से तो एक ओवरव्यू बना लिया हमने कि स्टैटिक्स है क्या। ठीक है, स्टैटिक्स को हमने समझ लिया। अब स्टैटिक्स के डेफिनेशन से अब हम देखेंगे कि एक क्विक रिवीजन कैसे कर लें, हमने जो पढ़ा है अभी तक उसमें। तो स्टैटिक्स क्या है भाई, स्टैटिक्स वो विज्ञान है जो डाटा के कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन संबंधित है। ये तो हमने समझ रखा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिक्स की बात करें तो अगर दो प्रकार के होते हैं स्टैटिक्स। एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है, मतलब डाटा को समराइज करना, मीन, मीडियन, मोड और टेबल ग्राफ जो है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आता है। दूसरा आता है इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स, यानी कि सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालना। ठीक है, जैसे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेशन, ये सब। और जो कि आपका ये क्विक रिवीजन यहाँ पे हमारे जो आज की परिभाषा उसमें हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।